क्या पिछले 30-40 सालों में नेताओं का, अभिनेताओं का ये स्वीकार करना कि हम हिंदू हैं ये वोकल हुआ है? तो क्या पहले एक धार्मिक संकोच था? हाँ, धार्मिक संकोच था। संविधान का प्रियम्बल जो कभी बदला ही नहीं जाता, उसे बदलने का हक किसने दिया? मिसेस इंदिरा गांधी ने जबरदस्ती कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में सेकुलर वर्ड जोड़ दिया। आपने हमें वो दवाई दी जो मर्जी हमको नहीं था। हम क्यों सेकुलर हूँ? ईद होती थी तो टोपी लगा के मैं भी निकलता था। बहुत वक्त लग गया समझने में कि हमारी दिवाली पे आके लक्ष्मी पूजा कोई नहीं कर रहा, मैं इनकी ईद पे गोल टोपी लगा के सिवैयां खा रहा हूँ। या मैं चैलेंज करता हूँ कि इस दुनिया में कोई भी आए जो 10 मिनट मुझे बात करके दिखा दे और उर्दू का एक शब्द इस्तेमाल न करे। एंड आई स्टडीड एंड आई रियलाइज्ड इतना बारीक षड्यंत्र हुआ है। हमको मॉडर्न होने के नाम पे हमारे ही धर्म से दूर कर दिया। अगर इसको आप प्रोपेगेंडा कहते हैं, इसको आप हाइपर नेशनलिज्म कहते हैं, मुझे स्वीकार है। क्या पिछले 30-40 सालों में हिंदू वर्ग में अपनी धार्मिक पहचान को लेकर एक संकोच थी? यह सवाल मैं थोड़ा आगे बढ़कर इसलिए भी आपसे पूछ ले रहा हूं क्योंकि आप भी मनोज मुंतशिर थे। क्या हिंदुओं में, क्योंकि जब मैं बड़ा हो रहा था बचपन में तो मैंने लोगों को गंगा नहाते नहीं देखा था। मैंने बहुत सारी बॉलीवुड की इफ्तार पार्टियों की फोटोज देखी थी। कोई खराब नहीं है, अच्छी चीज है, जाते हैं लोग, हमारे मीडिया बहुत सारे, हम भी जाते हैं। लेकिन गंगा नहाते, पूजा पाठ करते फोटोज, ये चलन बीते कुछ सालों में ज्यादा वोकल हुआ है। नेताओं का, अभिनेताओं का ये स्वीकार करना कि हम हिंदू हैं ये वोकल हुआ है। तो क्या पहले एक धार्मिक संकोच था जो उन फिल्मों में भी दिख रहा था, समाज में भी दिख रहा था, तस्वीरों में भी दिख रहा था? क्योंकि हर फिल्म रिलीज होती थी, अजमेर दरगाह जाने की तस्वीरें आती थी। जो अब बदला है इसलिए कई लोग बेचैन हो रहे हैं। कैसे इसको आप देखते हो? मतलब ये सवाल मेरे मन में बहुत बार आता है ये, और ये मेरे अपने आप को लेकर भी है। हाँ, धार्मिक संकोच था, मेरे मन में नहीं था। जिस बात को आप, मैं पहले वो क्लियर कर दूं ताकि फिर बाद में मैं खुल के बोल पाऊं। मनोज मुंतशिर सिर्फ एक पेन नेम था। मेरा पासपोर्ट जिंदगी भर मनोज कुमार शुक्ला था, मनोज मुंतशिर शुक्ला, दो नाम मेरे पासपोर्ट पे रहे हैं। एक्चुअली पासपोर्ट पे तो एक ही नाम रहा है, मनोज मुंतशिर शुक्ला, क्योंकि तब तक तो मैं मुंतशिर हो चुका था। मेरे स्कूल के मार्कशीट पे मनोज कुमार शुक्ला लिखा हुआ था। मनोज मुंतशिर सिर्फ इसलिए था कि छोटा है, आसानी से फिट हो जाता है। और तब मुझे बहुत सारे लोग ये कहते थे कि इतना बड़ा नाम यार कहाँ लिखेंगे, मनोज मुंतशिर शुक्ला, छोटा नाम बताओ दो कुछ। मैं फिल्मों की बात कर रहा हूँ और जो मैं क्रेडिट्स में आता था, तो मैंने कहा ठीक है मनोज मुंतशिर लिख दो। मेरा ध्यान कभी इस तरफ गया ही नहीं कि ये मुंतशिर लगाने से मैं मुसलमान हो जाता हूँ। मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि वो एक अनसेड आकर्षण था जो उस दौर की प्रथा की बात मैं कर रहा हूँ। नहीं, भाषा की तरफ था। ओके, भाषा की तरफ था। मुंतशिर लगाने का मतलब ये नहीं था कि मैं किसी इस्लामिक कल्चर की तरफ ग्रेविटेट हो रहा था। मुंतशिर लगाने का सिर्फ इतना मतलब था कि मेरी जो शायरी की ज़बान थी, जो स्कूलिंग थी, वो मेजरली उर्दू पोइट्री थी। और उर्दू को तो मैं खैर कभी मानता नहीं कि वो किसी और की भाषा है या किसी टोपी या तिलक की भाषा है। उर्दू भाषा है, इस भारत देश की भाषा है, और ये हमको एक्सेप्ट करते रहना चाहिए। या मैं चैलेंज करता हूँ कि इस दुनिया में कोई भी आए जो 10 मिनट मुझे बात करके दिखा दे और उर्दू का एक शब्द इस्तेमाल ना करे। 10 मिनट आप नहीं बोल सकते, मैं कह रहा हूँ 5 मिनट नहीं बोल सकते बिना उर्दू का इस्तेमाल किए हुए। उर्दू से जितना भी परहेज है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। बदतमीज़ी नहीं तो फिर क्या है जो ज़बानों के साथ करते हो। हिंदी हिंदू है, उर्दू मुस्लिम है, जाहिलों जैसी बात करते हो। जिस रामचरितमानस में भगवान श्री राम को बाबा तुलसीदास गरीब नवाज कहते हैं, क्योंकि ये उस वक्त की भाषा थी, बन रही थी भाषा, ऐसी भाषा थी, जबान थी। तो गरीब नवाज हटा दो आप उससे कि नहीं, ये तो हम तुलसी बाबा ने गलत कह दिया गरीब नवाज। ये लड़ाई मत लड़ो। बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ने के लिए हैं। इतनी प्यारी भाषा है, इतनी प्यारी ज़बान है। आप क्या करोगे? अपनी ज़िंदगी से सारे गाने जिनमें उर्दू है निकाल दोगे? आज आप हो गए पूरी तरह से। और जब आप हिंदी कहते हो तो हिंदी और उर्दू एक ऐसा सामंजस्य है जिसको तोड़ पाना ही असंभव है। तो ये हो गई भाषा की बात। वो डिफरेंशिएशन में मैं कतई बिलीव नहीं करता। जितना मेरी संस्कृत है, शायद पर्शियन और फारसी मेरी भाषा नहीं है, और बिल्कुल नहीं है। वो ठीक है, सीखने में तो कोई बुराई नहीं है। मैं तो फ्रेंच भी सीखना चाहता हूँ, मुझे मौका मिले तो। लेकिन उर्दू मेरी भाषा है। उर्दू उधार की भाषा नहीं है। इसे हिंदुस्तान में जन्मी है, यहीं पली बड़ी है, हमारी बेटी है। रही बात तो उस कल्चर की जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है कि मैं तो इमरजेंसी की पैदाइश हूँ। 76 में मैं पैदा हुआ। ये इमरजेंसी वही पीरियड था जब ज़बरदस्ती मिसेस इंदिरा गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में सेकुलर वर्ड जोड़ दिया था। तो आपको मैं बता रहा हूँ ये बातें शुरू कहाँ से होती हैं। तो कभी आपने अपने आप से पूछा या सोचा कि
संविधान का प्रीएम्बल जो कभी बदला ही नहीं जाता, उसे बदलने का हक किसने दिया? लेकिन आप ये सवाल इसलिए नहीं पूछेंगे कि इमरजेंसी का पीरियड था, डेमोक्रेसी सस्पेंडेड थी, लोकतंत्र कटघरे में खड़ा हुआ था। तो जो मैडम कहें वो सही है। सेकुलर वोट जोड़ दिया। सेकुलर वोट जोड़ने के पीछे वोट बैंक की राजनीति थी, हम सब जानते हैं। हम क्यों सेकुलर हूं? सेकुलर आता कहां से है? यूरोपियन कल्चर से आता है। और यूरोपियन कल्चर में सेकुलर की जरूरत है क्योंकि वहां जो सरकारें थीं, जो ब्यूरोक्रेसी थी, जो डिप्लोमेसी थी, उसको अक्सर चर्च कंट्रोल किया करता था। तो जब वहां लोकतंत्र की आहट आई तो पहली चीज ये थी कि भाई अब चर्च कंट्रोल नहीं करेगा, आपके धार्मिक बिलीफ, धार्मिक विश्वास ये कंट्रोल नहीं करेंगे कि सरकार कैसे चले और नीतियां क्या बने और पॉलिसीज क्या बने। तो सेकुलर सोवरेन गवर्नमेंट उनके लिए एकदम करेक्ट था। मैं भारतवर्ष के पूरे इतिहास में आपसे पूछना चाहता हूं कि कब ऐसा हुआ है कि किसी मंदिर ने, किसी मठ ने, फॉर दैट मैटर किसी दरगाह या किसी मस्जिद ने सरकारें चलाई हूं? कभी ऐसा हुआ है? कोई एक एग्जाम्पल आपके पास है? तो आपको सेकुलर वर्ड डालने की जरूरत क्या थी? आपने हमें वो दवाई दी जो मर्ज ही हमको नहीं था। मेरा पेट दुख ही नहीं रहा था, आप मुझे पेट दर्द की गोलियों पे गोलियां दिए जा रहे हो। ये वोट बैंक की राजनीति थी, क्योंकि ये समझ में आ चुका था कि आप पोलराइज करोगे तो ये जो एक सेगमेंट है जिसने इस पे अपना कब्जा जमा लिया, क्योंकि ये एक साथ वोट करते हैं, एक हर्ड मेंटेलिटी हमेशा रही है उस तरफ, और हमारी तरफ बिल्कुल नहीं रही है। और हिंदू तो खासतौर से हमेशा बिखरे हुए रहे हैं, और ये ऐसी कमजोरी है कि जिसके हम जितनी जल्दी सीख पाएँ, वरना 1000 साल गुलाम रह के तो हमने सीखा नहीं है। पता नहीं हमें शायद और इंतज़ार है कि हम अभी भी एक नहीं हो रहे, हमें और 1000 साल की गुलामी चाहिए। तो ये वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से सेकुलर वोट डाला गया। इसके बाद से फिर जो हमारे हीरोज़ बनने लगे, वो हमारे हीरोज़, हमारे नायक सारे ऐसे तैयार किए गए जो उस तरफ ज़्यादा झुके हुए हों, क्योंकि वो फैशनेबल था। आप हमेशा देख रहे हैं जिस तरह से आप कपड़े पहनते हो, आज आपने जो कपड़े पहने हैं, जो आप वॉच पहन रहे हो, ये सब कहीं ना कहीं एक फैशन के साथ आप चलने की कोशिश करते हो। हमारे टाइम पे फैशनेबल था। हमारे टाइम पे हम दिवाली मनाए न मनाए, और मैं सच कह रहा हूँ, गौरीगंज में जब ईद होती थी तो टोपी लगा के मैं भी निकलता था। बहुत वक्त लग गया समझने में कि हमारी ईद पे आके लक्ष्मी पूजा कोई नहीं कर रहा, हमारी दिवाली पे आके लक्ष्मी पूजा कोई नहीं कर रहा, मैं इनकी ईद पे गोल टोपी लगा के सिवैयाँ खा रहा हूँ। ये समझने में बहुत वक्त लग गया। तो जब कभी लोग मेरे पुराने वीडियोस निकालते हैं कि देखो ये तो बात करते थे कि शहरों का नाम बदलना गलत है, प्रयागराज, भाई मैं इग्नोरेंट था। मैं उसी षड्यंत्र का शिकार था जिस षड्यंत्र का शिकार मेरे जैसे हजारों लाखों करोड़ों नौजवान आज भी हैं। लेकिन मैं वक्त के साथ जागा, मैंने समझना शुरू किया, मैंने पढ़ना शुरू किया। सूचना क्रांति के दौर में पैदा हुआ हूं मैं, एंड आई स्टडीड एंड आई रियलाइज्ड कि ये इतना बारीक षड्यंत्र हुआ है हमारी जनरेशन के साथ कि हमको फैशनेबल होने के नाम पे, हमको इवॉल्व होने के नाम पे, हमको मॉडर्न होने के नाम पे हमारे ही धर्म से दूर कर दिया गया, हमारे मजहब से दूर कर दिया गया। हमने नहीं पढ़ा है कृष्ण को, हमने भगवत गीता हम बोलते रहे। हर किसी से भी आप पूछ लो श्रीमद् भगवत गीता। मैं अपनी लाइफ में ऐसे 100 लोगों से नहीं मिला हूं जो मुझे बता पाएं कि वाकई 700 श्लोक उन्होंने गीता के पढ़ डाले हैं। आपने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया जो खजाना आपके पास था, आप कहीं और भटकते चले गए। अब एक ऐसा वक्त है, अगर इसको आप प्रोपेगेंडा कहते हैं, इसको आप हाइपर नेशनलिज्म कहते हैं, मुझे स्वीकार है। मैं इस प्रोपेगेंडा का हिस्सा हूं, मैं हाइपर नेशनलिज्म का हिस्सा हूं, और जब तक मेरे हाथ में कलम है, जब तक एक शब्द भी मां शारदा मुझसे लिखवाती रहेंगी, मैं इसी हाइपर नेशनलिज्म के लिए लिखूंगा, मैं इसी प्रोपेगेंडा के लिए लिखूंगा। ठीक है, हम आप पे गानों पर बात कर लेते हैं। वो गाने जिन्होंने देश दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी, कई सारे गाने, क्योंकि मुझे आप आज गानों पर स्पेशली बात करनी थी जी, तो मैं एक गानों का जिक्र करता हूँ, आप जितना उसमें आपको लगे आप बताते रहिएगा। मैं सबसे पहला जिक्र तेरी मिट्टी करता हूँ। अब तेरी मिट्टी वो गाना है जो कई बार मुझे लगता है कि बड़े लंबे समय तक मनोज मुंतशिर की पहचान पर बड़ा हावी रहा, क्योंकि मनोज जी कुछ भी बनाते लोग तुलना करते कि भैया तेरी मिट्टी जैसा होगा। इज इट ट्रू? या इट इज ट्रू। इनफैक्ट तेरी मिट्टी जैसे बड़े गाने से फायदा और नुकसान दोनों बराबर का होता है। तो ये गाना एक लेखक के तौर पर कामयाबी के साथ साथ दुश्मन भी था। ये एक चीज़ का दुख, मेरी बीवी और मेरी टीम को ये बात पता है कि मैं हमेशा इस बात पर रोता रहा कि यार अचानक तेरी मिट्टी के बाद लोगों ने मेरे नाम के साथ सिर्फ एक गाना लगा दिया, तेरी मिट्टी। लोग ये क्यों भूल गए कि फिर भी तुमको चाहूँगा मैंने लिखा है। लोग ये क्यों भूल गए कि तेरे संग यारा मैंने लिखा है, देखा हज़ारों दफ़ा मैंने लिखा है, तुम मेरे हो मैंने लिखा है, तेरी गलियाँ मैंने लिखा है, अनगिनत सुपरहिट कौन तुझे यूँ प्यार करेगा मैंने लिखा है, जब तक मैंने इतने सारे मेरे गाने, इतना सारा मेरा बॉडी ऑफ वर्क जो पूरी ईमानदारी से किया गया वो सब हाशिए पर डाल दिया गया। अब सारा फोकस इस तरफ है कि इन्होंने तेरी मिट्टी लिखा है। तो वो अच्छी चीज़ भी थी और माफ़ कीजिएगा गलत चीज़ भी थी। आपने भी शिकायत करी थी ना कि मुझे
जनता का प्यार मिला, अवार्ड नहीं मिला तो क्या हुआ? तो आई थिंक वो इतने सेंटीमेंट ज्यादा जुड़ गए उस वजह से आपके साथ कि वो आपके साथ चिपक गया। हाँ, और क्योंकि उसको उस गाने को लेकर आप भी बहुत वोकल हुए थे, बहुत सारे ट्वीट, बहुत सारे पोस्ट, और वो मनोज मुंतशिर 1.0 में पीक दौर था। हाँ वो था, और उस गाने को लेके वोकल होने का भी एक रीज़न था मेरे पास। मैं अपनी वजह से वोकल नहीं हुआ था। मेरा वो पहला गाना था जिसे पब्लिक ने मनोज मुंतशिर का गाना माना ही नहीं, ये उनका गाना था। मैं बताऊँ आपको, कभी कभी मेरे नए गाने आते हैं या अभी बहुत सारे और पेट्रियोटिक गाने, मैं अगर किसी से बात करने लग जाऊँ कि नहीं तेरी मिट्टी तो ठीक है लेकिन ये गाना भी मैंने, लोग मुझसे लड़ जाते हैं, अरे यार आप तेरी मिट्टी के बारे में ऐसे कैसे बात कर रहे हैं कि तेरी मिट्टी ठीक है, वो तेरी मिट्टी। मेरे गाने के बारे में लोग मुझसे ऐसे बात करते हैं। तो वो गाना मेरा रहा ही नहीं। जाहिर सी बात है कि जो गाना मेरा नहीं रहा, जिस गाने को लोगों ने इतना शिरोधार्य किया, और जो गाना इस देश में जनगण मन और वंदे मातरम के बाद एंथम की तरह गाया गया, उस गाने को आपने बहुत छोटा कर दिया। एक अवार्ड शो में, कत्था चूना खैनी सुपारी अवार्ड शो में, मेरी गलती यह है कि मैं गया, मुझे जाना ही नहीं था। इट वॉज टू प्रेशियस एंड टू पायस अ थिंग। बहुत प्योर गीत था, उस प्योर गीत को हम बाजार में ले आए। तो मैं समझता हूँ ये गलती किसी अवार्ड शो की नहीं है, पहली गलती तो मेरी है कि मैं गया वहाँ तक और मैंने ये उम्मीद की कि इनको ये गीत समझ में आएगा, और नहीं समझ में आएगा, चलिए ठीक है, आप देशभक्ति का सम्मान नहीं करते हैं, परफेक्टली ऑल राइट, क्योंकि आप वहाँ देशभक्ति को सम्मानित करने के लिए नहीं बैठे हो, कोई सोल्जर्स का अवार्ड शो नहीं है। लेकिन लिखे जाते हैं ना शब्द। एक शायरी एक चीज़ है, कविता एक चीज़ है, उसका एक मीटर होता है, छंद होता है, बहर होता है। इतने सुंदर गाने उस साल थे जो नॉमिनेट हुए थे, आप दे देते कलंक के टाइटल सॉन्ग को अवार्ड अमिताभ भट्टाचार्य ने। इससे सुंदर तो क्या ही गीत कोई लिखेगा। कलंक नहीं इश्क है काजल पिया, वो आपको नहीं दिखाई दिया। बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल है इरशाद कामिल का, वो गीत आपको नहीं दिखाई दिया। आपको सबसे अच्छा गीत लिखा हुआ उस साल का समझ में आया तो नंगा ही तो आया था, क्या घंटा लेके जाएगा। मेरी प्रॉब्लम इस चीज़ से थी। मेरी प्रॉब्लम कभी इस बात से नहीं थी कि मुझे अवार्ड नहीं दिया। आप यकीन मानिए, उस दिन वही अवार्ड इरशाद कामिल को मिला होता, उस दिन वही अवार्ड अमिताभ भट्टाचार्य को मिला होता, पहली ताली मेरी बजती। कमाल गाना, कलंक कमाल लिखा था अमिताभ जी ने। जी, पर क्या है, कैसे लोगों के बीच में हम हैं जिनके हाथ में, जिनको ये समझने की और ये तय करने की जिम्मेदारी दे दी गई है कि कौन सा काम अच्छा है, कौन सा बुरा। अनुराग सिंह के साथ तेरी मिट्टी, और फिर अनुराग के साथ मिट्टी के बेटे। वॉज इट इंटेंशनल कि मिट्टी होगी? नो, इट वॉज नॉट इंटेंशनल। इनफैक्ट अनुराग वॉज वेरी एप्रीहेंसिव अबाउट दिस। अनुराग ने शुरू में, मुझे लगता है कम से कम 10 दिन तो मुझे यही कहते रहे, सर ये गाने का नाम कुछ और, सर ये बस एक लाइन हटा दो, मिट्टी के बेटे। मैंने कहा क्यों भाई, क्यों हटा दूं? नहीं, लोग ना जोड़ लेंगे, लोग बोलेंगे ये जब मिलते हैं दोनों मिट्टी मिट्टी ही करते हैं। तो मैंने कहा देखो, हमने तो ऐसा सोचा नहीं था कि हम इसको भुनाते हैं। एक ये भी माइंडसेट होता है ना कि हमारी पिछला गाना हमने साथ में बनाया, तेरी मिट्टी बहुत बड़ा हिट हुआ, उसको कैश कराते हैं। मैंने कहा क्या इस माइंडसेट से मैं और आप बैठे थे? नहीं ना, ये प्रकृति का इशारा है, प्रकृति को इसमें यही चाहिए, जाने दीजिए, गिव इट टू गॉड एंड गो टू स्लीप। ओके, कबीर सिंह का गाना कैसे हुआ? एक हिंसक फिल्म थी, लेकिन उस हिंसक फिल्म में एक बड़ा मासूम गाना, एक गाना जो पहले प्यार का एहसास कराता है। इसमें वो एहसास था जो पहला नशा में था। मैं बारिश की बोली समझता नहीं था, हवाओं से यूं मैं उलझता नहीं था। अगेन विशाल मिश्रा, मनोज मुंतशिर। एक आपको बात बताता हूं मैं इस गाने पे आने के पहले। ये किस्सा है 2015 का, 14 या 15 की बात है। एक दिन मैं और सोनू जी बैठे हुए थे, सोनू निगम जी, शायद 15 की बात है। हाँ, उन्होंने रैंडमली मुझे एक बात बोली, ये आपको सुन के लगेगा फैब्रिकेटेड स्टोरी है, बट आप ये सोनू जी से भी पूछिएगा और विशाल से भी पूछिएगा, वो लोग इसको सेकंड करेंगे कि ये सही है, ऐसा हुआ। हम कहीं की यहाँ वहाँ की बातें कर रहे हैं, अचानक सोनू जी मुझसे कह रहे हैं, अरे मनोज जी, आप विशाल मिश्रा को जानते हो? रैंडम। मैंने कहा नहीं, कौन है ये? नहीं, नया लड़का है। मुझे ऐसे ही थॉट आया कि पता नहीं क्यों, कभी आप और वो मिलके गाना बनाओगे ना, कोई बहुत बड़ा हिट होगा। मैंने कहा अच्छा जी सोनू जी। मैंने ये बात नज़रअंदाज कर दी। आई डिडंट इवन नो विशाल मिश्रा देन, 2015 की बात है। और आप सोचें कि 2019 में वाकई हमने मिलके एक गाना बनाया और जिसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। जब मैं सोनू जी को कहता हूं ना कि वाकई इनके ऊपर मां सरस्वती का हाथ है, ये प्रिडिक्शन कोई कैसे कर सकता था?
कहाँ मनोज मुंतशिर, कहाँ विशाल मिश्रा, दोनों एक दूसरे को जानते नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, कुछ काम साथ में नहीं किया, एक चाय भी साथ में नहीं पी। 4 साल पहले कोई प्रोडक्शन कर रहा है कि जिस दिन आप लोग साथ में गाना बनाओगे कमाल कर दोगे। तो आपको सोनू जी से भी कहना चाहिए ना कि जिस दिन तुम शुभांकर से पॉडकास्ट करोगे सोनू जी, जिस दिन आप शुभांकर मिश्रा जी के साथ पॉडकास्ट करेंगे उस दिन आप मुझे थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि यहाँ बातें करने में जितना मजा आता है वो आपको कहीं और नहीं आएगा। दिस इज योर प्लेस, प्लीज कम सोनू जी, मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ। बट सबसे खूबसूरत अंतरा कौन सा था, कैसे हुआ आपका? ये जो आपने बोला अभी, मैं बारिश की बोली समझता नहीं था, हवाओं से मैं यूं उलझता नहीं था, है सीने में दिल भी कहाँ थी मुझे ये खबर, कहीं पे हो रातें कहीं पे सवेरे, ये आवारगी ही रही साथ मेरे, ठहर जा ये कहती है तेरी नजर। विशाल मिश्रा, मनोज मुंतशिर टॉप 5 गाने। हालांकि इसमें मेरी प्लेलिस्ट से मेरे को सिर्फ मैच करना है कि मेरी प्लेलिस्ट से कितने मैच करते हैं। मुझे आप कुछ याद भी दिलाइएगा, लेकिन मैं फिलहाल शुरू करता हूँ। तो ऑफकोर्स कैसे हुआ, बॉर्डर का जो हमारा गाना है प्यारी लगे, वो गाना भाई मैं तो क्या ही बताऊँ। मैं पहले गाने बता दूं या मैं पहले एक गाने कहते हैं, फिर गाने सुन लेंगे। ठीक है। तो मुझे कैसे हुआ, प्यारी लगे, खूबसूरत है तू इस कदर क्या कहूँ, देखने में तुझे उम्र सारी लगे, तुझ में जोड़ूं ना मैं कोई रंग नया, जैसी है तू मुझे वैसी प्यारी लगे। तीसरा गाना मुझे मेरा विशाल का एक बहुत ही सुंदर एक सिंगल था, और प्लीज़ शुभांकर मिश्रा के जितने फैंस हैं आप जाके वो गाना सुन। मेरा एक सिंगल फेवरेट है, वो चांद कहाँ से, वो चांद का मैं इसी गाने की बात करने वाला था। वो चांद कहाँ से लाओगी। दैट्स मैजिक मैजिक मैजिक।